हेलो दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है इंटरस्टेलर। यह अब तक की सबसे अच्छी साइंस फिक्शन मूवीज में से एक है। तो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि अब ये धरती इंसानों के रहने लायक नहीं बची है। यहाँ आए दिन रेतीला तूफान आते रहता है, जिसकी वजह से यहाँ कोई भी फसल उगाना मुश्किल हो गया है। फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम कूपर होता है। यह नासा में एक पायलट के पोस्ट पर होता है, लेकिन अब वो खेती करता है क्योंकि इस दुनिया को अब किसानों की जरूरत है, साइंटिस्टों की नहीं। पूरी दुनिया भूखमरी से खत्म हो रही है। दुनिया में 7 साल पहले गेहूं उगना बंद हो गया और 1 साल पहले ओकरा और बाकी सब फसल भी उगना बंद हो गया। अब लोग केवल मक्के की खेती करते हैं और अपना पेट पालते हैं। कूपर के 2 बच्चे होते हैं, एक का नाम मर्फ और दूसरे का नाम टॉम होता है। मर्फ पढ़ने लिखने में काफी तेज होती है और उसका भी सपना होता है कि वो अपने डैड की तरह एक अच्छी साइंटिस्ट बने। मर्फ कूपर को हमेशा बोलती है कि मेरे कमरे में एक भूत है जो कि मेरे बुक सेल्फ से किताबें नीचे गिराता है। तब कूपर उसको बोलता है कि भूत जैसा कोई चीज नहीं होती, ये सब बस हमारे मन की कल्पना है। साइंस इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करती। इसके बाद वो अपने पूरे परिवार के साथ एक बेसबॉल मैच देखने चला जाता है। मैच के दौरान वहाँ धूल भरा तूफान आ जाता है। अब धरती पर ऐसा तूफान का आना आम बात हो गया था। इसके बाद सब लोग अपने मुंह पर मास्क लगाकर अपने अपने घर की ओर निकल जाते हैं। मर्फ घर आकर तुरंत अपने कमरे की ओर भागती है। पीछे पीछे कूपर भी उसके कमरे में जाता है। वो देखता है कि फर्श पर बहुत सारी धूल की मोटी पतली लाइनें बनी हुई है। ये देखकर मर्फ डर जाती है और अपने पिता से बोलती है कि ये सब उसी भूत ने किया है जो रोज मेरा बुक गिराता है। कूपर भी ये सब देखकर काफी हैरान होता है। वो मर्फ को आज की रात अपने भाई के कमरे में सोने को बोलता है और खुद वहीं रहकर इस पहेली का हल सुझाने की कोशिश करता है। सुबह जब मर्फ अपने कमरे में आती है तो वो देखती है कि उसके पिता अभी भी उन लाइनों को देख रहे होते हैं जो कि पिछले रात धूल की वजह से बन गई थी। वो उसको बताते हैं कि किताबें भूत की वजह से नहीं बल्कि ग्रेविटी की वजह से गिर रहे थे। फिर वो एक सिक्का उछालता है जो कि सीधे उस लाइन पर जाके गिरती है, ना कि उसके बीच में। फिर वो मर्फ को बताता है कि ये मोटी वाली लाइंस का मतलब 1 है और ये पतली वाली लाइन का मतलब 0। कूपर उसको बताता है कि कोई हमें बाइनरी कोड के जरिए कुछ मैसेज भेजना चाहता है। दरअसल बाइनरी कोड एक भाषा है जो कि कंप्यूटर और कई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह हम अल्फाबेट्स और नंबर का इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए, उसी तरह से अगर हमें कंप्यूटर से कोई काम कराना होता है तब हम 0 और 1 का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही कूपर उस लाइन को डिकोड करता है तब उसको एक जगह का लोकेशन मिलता है। सुबह वो दोनों उस जगह के लिए निकल जाते हैं। वो जगह इनके घर से काफी दूरी पर होती है, इसलिए इनको वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है। कुछ दूर चलने के बाद कूपर देखता है कि आगे का रास्ता तारों से बंद किया गया है। वो इतनी दूर आकर खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो एक वायर कटर लेकर वहाँ की तार काटने जाता है। जैसे ही वो कुछ तार काटता है तभी वहाँ की सिक्योरिटी आ जाती है और दोनों को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देती है। जब कूपर की आंख खुलती है तब वो अपने सामने एक रॉबर्ट को देखता है। वो उससे पूछता है कि उसको इस जगह के बारे में कहाँ से पता चला। इस पर कूपर बोलता है कि पहले वो अपनी बेटी को देखना चाहता है, उसके बाद ही वो कुछ बताएगा। तभी वहाँ एक लड़की आती है, इसका नाम एमिली होता है। इसके बाद वो कूपर को एक कमरे में ले जाती है जहाँ बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, जिसमें से एक उसकी बेटी भी होती है। यहाँ पर एमिली के पिता प्रोफेसर बैन भी होते हैं। कूपर इनको पहले से जानता था क्योंकि ये लोग एक साथ नासा में काम कर चुके होते हैं। फिर वो लोग कूपर से पूछते हैं कि तुम्हें इस जगह का लोकेशन किसने दिया, क्योंकि ये जगह काफी खुफिया होता है और इस जगह के बारे में सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही पता होता है। तब कूपर उनको सारी कहानी शुरू से बताता है। ये सुनकर उनको भी काफी अजीब लगता है कि आखिरकार उसको कोई यहाँ का लोकेशन क्यों देगा। फिर कूपर उनसे इस जगह के और सारे लोगों के बारे में पूछता है। तब डॉक्टर बैन उसको बताते हैं कि वो लोग नासा की एक टीम है और वो लोग अभी एक खुफिया प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इस पर कूपर बोलता है कि नासा को तो बंद हुए काफी साल हो गया है। तब बैन उसको बताते हैं कि नासा बस दुनिया की नजरों में बंद हुआ है, लेकिन वो अभी भी इस धरती को बचाने के लिए काफी सारे खुफिया प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इसके बाद वो उसको एक कमरे में ले जाते हैं जहाँ बहुत सारी फसल को साइंटिफिक तरीके से उगाया जा रहा था।
इसके बाद वो उसको अपना प्लान बताते हैं। वो बताते हैं कि आज से 10 साल पहले उन्होंने 10 लोगों की एक टीम बनाई थी और उन सबको अलग अलग गैलेक्सी पर भेजा था, ताकि अगर कहीं भी इंसानों के रहने लायक प्लेनेट हो तो वो अपने डिवाइस से यहाँ सिग्नल भेजे और हम एक बहुत बड़े स्पेस स्टेशन से यहाँ के इंसानों को वहाँ शिफ्ट कर सके। तब कूपर उनसे पूछता है कि आखिर हम इतना बड़ा स्पेस स्टेशन कहाँ से बनाएंगे। इस पर बैन उसको बताते हैं कि अभी तुम जिस जगह पर खड़े हो दरअसल ये कोई आम बिल्डिंग नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा स्पेस स्टेशन है। ये सुनकर कूपर हैरान हो जाता है। कूपर उनसे पूछता है कि आखिरकार आप इतने बड़े बिल्डिंग को स्पेस तक कैसे ले जाएंगे। तब बैन उसको बताते हैं कि वो अभी ग्रेविटी को कंट्रोल करने के फॉर्मूला पर काम कर रहे हैं। जैसे ही वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे तब वो कुछ देर के लिए धरती पर की ग्रेविटी को जीरो कर देंगे, जिसकी वजह से पूरा का पूरा बिल्डिंग हवा में तैरने लगेगा और आसानी से स्पेस में चला जाएगा। तब कूपर उनसे बोलता है कि अगर आपकी टीम कोई प्लेनेट नहीं खोज पाए तो क्या होगा। तब डॉक्टर बैन उसको बताते हैं कि इसके लिए हमारे पास प्लान बी भी है। वो बताते हैं कि अगर वो लोग कोई प्लेनेट नहीं खोज पाएंगे तब हम अपने साथ 5000 मानव डीएनए ले जाएंगे, जिसके जरिए वहाँ नए लोगों को पैदा किया जा सकता है, क्योंकि अब धरती कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी। इसके बाद वो कूपर से बोलते हैं कि तुम भी हमारे साथ इस मिशन में शामिल हो जाओ। कूपर भी इसके लिए तैयार हो जाता है क्योंकि ये पूरी दुनिया के लोगों की जिंदगी का सवाल था। इसके बाद वो वहाँ से घर आ जाता है। घर आकर वो सारी बात अपने पिता को बताता है। तब उसके पिता बोलते हैं कि तुम पहले अपनी बेटी को ये बात समझाओ। इसके बाद वो मर्फ के कमरे में जाता है। मर्फ उससे बहुत गुस्सा होती है और बोलती है यहाँ से आप चले जाइए, क्योंकि आप कुछ दिनों में चले ही जाइएगा। तब वो उसको समझाता है और बताता है कि ये पूरी दुनिया के अस्तित्व का सवाल है। फिर वो उसको एक घड़ी देता है और बोलता है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ शायद वहाँ टाइम यहाँ से स्लो हो, जिसकी वजह से हम लोग के उम्र में भी अंतर आ जाएगा। वो ये भी बताता है कि जब अगली बार हम लोग मिले तब शायद हम लोग का उम्र बराबर हो। इसके बाद वो अपने परिवार को अलविदा बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर कूपर और एमिली अपने 2 और साथी के साथ स्पेस की ओर उड़ान भरते हैं। फिर कूपर और उसकी पूरी टीम एक वर्म होल से होते हुए एक दूसरी गैलेक्सी में पहुंच जाते हैं। दरअसल एक वर्म होल 2 गैलेक्सी को कनेक्ट करने वाला सबसे छोटा रास्ता होता है, जिसके जरिए हम एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में आसानी से पहुंच सकते हैं। वहां से निकलकर वो लोग एक ब्लैक होल के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर अब 3 ग्रह होते हैं जहां से उनको सिग्नल आया होता है। दरअसल ये सिग्नल उन्हीं 10 लोगों की टीम ने भेजा था जिनको डॉक्टर बैन ने यहाँ इंसानों के रहने लायक प्लेनेट खोजने के लिए बोला था। फिर कूपर ब्लैक होल के सबसे करीबी ग्रह पर पहले जाने को बोलता है। इस प्लेनेट का नाम मिलस प्लेनेट होता है, क्योंकि ये ब्लैक होल के सबसे करीबी प्लेनेट है, इसलिए उनके द्वारा बिताया गया यहाँ हर 1 घंटा पृथ्वी पर बिताए 7 साल के बराबर होगा। इसी के साथ मूवी का पहला पार्ट यही समाप्त होता है। आगे भी ऐसे मूवी एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।